Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 10th of February 2023. 10 फरवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आप लोग से बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। लाइक करना ना भूलें वीडियो को। अगर आप लोग करते हैं तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। दूसरी चीज़, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक से। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेम्स IAS आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। नीचे लिंक मैं डाल दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से ये सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। और पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। इनमें से कौन से बेनिफिट्स हैं डिसइन्वेस्टमेंट के। पहला कह रहा है ब्रिज द रेवेन्यू शॉर्टफॉल फॉर दैट ईयर। सेकंड कह रहा है हेल्प गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन सोशल सेक्टर प्रोग्राम। तीसरा कह रहा है इंकरेजेस प्राइवेट ओनरशिप ऑफ एसेट्स। तो आपको बताने इनमें से कौन से एडवांटेजेस हैं डिसइन्वेस्टमेंट के। सोच लीजिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था। तो द करेक्ट आंसर इज ऑल थ्री आर द एडवांटेजेस, है ना। तीनों ही एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं डिसइन्वेस्टमेंट के। रेवेन्यू शॉर्टफॉल को भी ब्रिज करता है, गवर्नमेंट को सोशल सेक्टर प्रोग्राम के लिए एक्स्ट्रा मनी मिल जाती है जिसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड प्राइवेट ओनरशिप ऑफ एसेट्स को भी इनकरेज करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग वर्मिन स्पीशीज। वर्मिन स्पीशीज के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला कह रहा है वर्मिन्स आर नॉट क्लियरली डिफाइंड इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1992, यानी कि वर्मिन्स क्लियरली डिफाइंड नहीं है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1992 में। दूसरा कह रहा है बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैन डिक्लेयर ए स्पीशीज एज वर्मिन स्पीशीज, तो सेंटर स्टेट दोनों ही वर्मिन डिक्लेयर कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है वाइल्ड एनिमल्स स्पीशीज विच कैन बी प्लेस्ड इन शेड्यूल 1 and Schedule 2 of the Wildlife Protection Act cannot be declared as vermin and vermin can be hunted। तो करेक्ट कौन सा नहीं है, तो मैं आपको बता दूं दूसरा करेक्ट नहीं है कि जिसमें लिखा है सेंटर स्टेट दोनों ही वर्मिन डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पढ़ें तो उसमें केवल लिखा है कि सेंटर गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो वर्मिन स्पीशीज को डिक्लेयर कर सके, ठीक है ना। तीसरा सवाल है अमृत सरोवर मिशन। आपको बताना है कि ये किससे रिलेटेड है। अमृत सरोवर मिशन टू इंक्रीज द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन अर्बन एरियाज, to overcome the water crisis in rural areas, to enhance rainwater harvesting in drought prone areas, या to create artificial wetlands in metropolitan cities। तो इसका बेसिकली आंसर होगा to overcome the water crisis, to overcome the water crisis in the rural areas, that will be the correct answer, that is the अमृत सरोवर मिशन, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्वियस बात है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की है ना। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट उसके द्वारा की गई है। इसके अलावा इसमें ये भी टारगेट है कि बेसिकली अमृत सरोवर पॉन्ड्स बनाए जाएंगे कंट्री के अक्रॉस, है ना। अमृत सरोवर पॉन्ड बनाए जाएंगे ताकि जो वाटर है उसको रिजुविनेट किया जा सके, रिकन्स्ट्रक्ट किया जा सके। ये सारी चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट। आई होप यू विल रिमेंबर इट। 2022 की स्कीम है ये। आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस में। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स देखते हैं। पहली न्यूज़ है यूनियन बजट ने अनाउंस किया है 2516 करोड़ फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ PACS, है ना। इस साल के बजट में 2516 करोड़ दिए गए हैं PACS यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ के कंप्यूटराइजेशन के लिए। अब PACS क्या होते हैं। PACS जो होता है वो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ कहलाती हैं। ये विलेज लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं। याद रखिए, जैसे हम क्रेडिट सोसाइटीज़ पढ़ते हैं ना, तो ये विलेज लेवल की क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं। याद रखिएगा, दिस इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ देयर। ये विलेज लेवल की क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं। और इसके अलावा इट इज़ द लास्ट लिंक इन द 3 टियर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर, है ना। जैसे कि जब सेंट्रल एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ हम बात करें, सेंट्रल एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ की बात करें, ये जो क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं। नाम जरूर इनका सेंट्रल होता है लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं, ठीक है ना। और इसीलिए यहाँ पे जब PACS बोलते हैं तो ये विलेज लेवल की होती है और नीचे होती है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड जो क्रेडिट है PACS आर बेसिकली विलेज लेवल, मैंने आपको बता दिया, लास्ट टीयर में होती हैं। एंड दे आर हेडेड बाय द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एट द स्टेट लेवल। तो इनके ऊपर हेड कौन करता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एट द स्टेट लेवल, ठीक है ना। एंड क्रेडिट जो है वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से ट्रांसफर होती है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव या सेंट्रल बैंक, जिसको मैं बोलता हूँ, मैंने आपको बताया था कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सा काम करती हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव या सेंट्रल बैंक्स बोलते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स बोलते हैं। तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स अगर कभी लिखा है कहाँ पे ऑपरेट करती है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करती हैं। तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से पैसा आता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से, है ना। और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक वर्क करते हैं फिर PACS के साथ, है ना।
एंड PSCS बेसिकली डील करती है डायरेक्टली फार्मर्स के साथ, तो आप ये याद रख सकते हैं, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड PSCS आर बेसिकली इन्वॉल्व इन शॉर्ट टर्म लेंडिंग, ज़्यादातर ये शॉर्ट टर्म लेंडिंग करते हैं या फिर उसको क्रॉप लोन बोलते हैं, ठीक है ना। क्रॉप सीजन में दिया जाता है लोन, तो शॉर्ट टर्म लेंडिंग होती है या इसको क्रॉप लोन भी कहा जाता है। ये क्रॉपिंग साइकिल के स्टार्ट में दिया जाता है ना, ये दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स के लिए देते हैं, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सेकेंड जो न्यूज़ है वो है प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली एक 27-year-old ट्राइबल वुमेन है फ्रॉम मध्य प्रदेश डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट, जिनको उन्होंने बोला है कि ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिलेट हैं ये। एंड याद रखिएगा लहरी बाई, द नेम ऑफ द वुमेन इज लहरी बाई, है ना, याद रखिएगा लहरी बाई। एंड शी हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिलेट्स एंड शी हैड प्रिजर्व्ड मोर देन 150 वेराइटी ऑफ मिलेट सीड्स। उसने अपने अभी टाइम पीरियड में लगभग 150 वेराइटीज़ मिलेट सीड्स की, अन्न श्री अन्न की जो उसने सेव करके रखी है। तो लहरी बाई फ्रॉम मध्य प्रदेश डिंडोरी, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिलेट्स। एंड ये साल आपको पता है कि ये दिस इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एज वेल, तो ये आप याद रख सकते हैं। एंड अनफॉर्चुनेट न्यूज़ इज देयर, ये 7 एस्फिक्सिएटेड वाइल क्लीनिंग एडिबल ऑयल टैंक इन आंध्र प्रदेश फैक्ट्री। तो आंध्र प्रदेश में एक रीजन है अंबाती सुबन्ना एंड कंपनी ऑयल्स मिल है, ठीक है ना, अंबाती सुबन्ना एंड कंपनी ऑयल मिल है। ये रागमपेटा विलेज है, रागमपेटा विलेज में वहाँ पे इसकी क्लीनिंग के दौरान 7 लोग एस्फिक्सिएशन मतलब जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं रहे और सफोकेशन या इससे आदमी की मृत्यु हो, तो एस्फिक्सिएशन बोलते हैं। अच्छा, ये जो थोड़ा सा एक नाम था इसमें, अल्लूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट का केस है। तो अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्लूरी सीताराम राजू वाज अ रेवोल्यूशनरी इन्वॉल्व इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड आंध्र प्रदेश में ही उनका जन्म हुआ था, है ना। सन्यासी बन गए थे 18 साल की एज में। लोग मानते थे कि उनके अंदर मिस्टिकल पावर्स है। फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने जो गंजम, विशाखापट्टनम, गोदावरी हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के लोगों का मतलब डिस्कंटेंट था, उसको उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह रेजिस्ट किया, ब्रिटिशर्स को गुरिल्ला वॉरफेयर के रूप में रेजिस्टेंस दिया, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। एंड ही बिकेम इन्वॉल्व इन एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ इन रिस्पॉन्स टू 1882 मद्रास फॉरेस्ट एक्ट्स, है ना। तो 1882 के मद्रास फॉरेस्ट एक्ट के अगेंस्ट थे वो। एंड आदिवासी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के मतलब उसको मतलब प्रोटेक्ट करना चाहते थे, जो उनका कस्टम था, हेरिटेज था, उनका जो लोकल वो था उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। एंड अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि उनके ऊपर रोक लगा दी थी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में, या पोडू जिसको हम बोलते हैं, झुम या पोडू बोलते हैं ना। तो झुमिंग या पोडू में उन्होंने रोक लगा दी थी। तो इससे भी डिस्कंटेंट जो था वो काफ़ी बढ़ता जा रहा था और यही डिस्कंटेंट फिर बाद में रंपा रेबेलियन या मनियम रेबेलियन, 1922 का रंपा रेबेलियन या मनियम रेबेलियन, याद रखिएगा, रंपा रेबेलियन, मनियम रेबेलियन, ये 1922 का था। इसमें फिर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, रंपा रेबेलियन को पूरा लीड किया अल्लूरी सीताराम राजू जी ने। और इनको इसीलिए मन्यम वीरुडू का टाइटल भी दिया जाता है, मन्यम वीरुडू इसका टाइटल दिया जाता है, मन्यम वीरुडू का टाइटल, हीरो ऑफ द जंगल बोला जाता है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू वॉज टेकन इनटू पुलिस कस्टडी। तो फिर 1924 उनको पुलिस कस्टडी में लिया गया था, एक ट्री से बांधा गया था, पब्लिक एग्जीक्यूशन किया गया था, है ना, मन्यम वीरुडू, याद रखिएगा। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आज जो मैप हम देखेंगे, आज हम फ्रांस का मैप देखेंगे क्योंकि एक न्यूज़ आएगी जिसमें हम फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे, फ्रांस और इंडिया के रिलेशनशिप्स के बारे में। तो वहाँ पर हम मैप ऑफ द डे मैं आपको करा दूंगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। अगली न्यूज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 विल लिफ्ट ऑफ फ्रॉम श्रीहरिकोटा टुडे। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है D2, इट विल बी लिफ्ट ऑफ फ्रॉम श्रीहरिकोटा। 3 सैटेलाइट्स हैं जिनको कि ये इंजेक्ट करेगा। एक तो EOS-07, एक है US बेस्ड अंतारीज जेनस 1 एंड चेन्नई की एक स्पेस किड्स आज़ादी सैट 2, याद रखिएगा। और ये 450 किलोमीटर के ऑर्बिट तक ले जाएगा, 450 किलोमीटर, यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट पे ही ले जाएगा 450 किलोमीटर का, ठीक है ना। 3 सैटेलाइट्स है, EOS-07 इसरो का है, US बेस्ड अंटारीज जेनस 1 है और स्पेस किड्स आज़ादी सैट 2 चेन्नई बेस्ड है, ठीक है। तो ये 3 सैटेलाइट्स जो हैं इसको ले जाने के लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 करेगा।
एक चीज़ याद रखिएगा, जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो अब इसरो ने बताया है ऐसा कि ये 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, 500 केजी तक के सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए कहाँ पे, ऑन द लोअर अर्थ ऑर्बिट, ये ऑन डिमांड बेसिस पे लॉन्च करते हैं, ऑन डिमांड बेसिस पे लॉन्च किया जाएगा इनको, ठीक है ना। एंड SSLV EOS-07 आप सबको पता होगा 156.3 किलोग्राम की सैटेलाइट है, विच इज़ डिजाइंड एंड डेवलप्ड एंड रियलाइज्ड बाय इसरो, and its mission objective is to design and develop payload instruments compatible with micro satellites। तो इसका जो मेन एम है, मिशन ऑब्जेक्टिव है, it is to design those instruments and those payloads which are compatible with micro satellites, यानी कि छोटी सैटेलाइट जो होती हैं उनके साथ जो पेलोड्स compatible हो उनको डिज़ाइन करना इसका एम है, ठीक है ना। एंड फ्यूचर में ऑपरेशनल सैटेलाइट्स को के लिए भी ये प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इट वुड डिज़ाइन and develop a micro satellite accommodating new technology payloads। मैंने ऐसा कहा था कि micro satellites with payloads, ठीक है ना, ये इसका एम है बेसिकली। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट एंड ये आप याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में को डिस्कस करना है, तो यू कैन मूव अहेड। एडिटोरियल में आते हैं। पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सप्लोरिंग द ब्लू इन द इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप। तो आप सबको पता है कि इंडिया और फ्रांस इस साल 25 साल कंप्लीट कर चुके हैं अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के। 1998 26 जनवरी से पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी, 2023 की 26 जनवरी के बाद ये पार्टनरशिप 25 साल की हो गई है, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा टाइम टेस्टेड और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है फ्रांस के साथ इंडिया की। यहाँ पे ऑथर ने बताया कि किस तरीके से फ्रांस और इंडिया एक की ट्रेडिंग पार्टनर है एक दूसरे के। लगभग $12.42 बिलियन का ट्रेड होता है एनुअली। 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है फ्रांस इंडिया का, है ना। एंड इसके अलावा आप सब जानते हैं कि डिफेंसिवली, डिफेंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है फ्रांस, है ना। इंडिया का जो स्कॉर्पियन क्लास, हमारा आप सबको पता है कि हमारे यहाँ जो INS कैलवेरी, INS कावेरी, INS वेला, करांज, है ना, वागशीर, ये सब जो है हम स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के बेसिस पे बना रहे हैं। स्कॉर्पियन क्लास कहाँ की है? स्कॉर्पियन क्लास एक्चुअली फ्रांस की ही तो है एंड यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली भी काफ़ी हमारी हेल्प कर रहे हैं। राफेल की डील आप सबको पता है, राफेल जो हमारे एयरक्राफ्ट आए तो कहाँ से आए थे? राफेल की डील भी हमने कहाँ से की? फ्रांस से की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टाटा ग्रुप जो है रिसेंटली उसने एयरबस के साथ टाई अप किया टू मैन्युफैक्चर C-295 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन वडोदरा, है ना। तो C-295 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वडोदरा गुजरात में बनाया जाएगा। टाटा ग्रुप ने इसके साथ डील की है विद एयरबस, ठीक है ना। तो दैट इज़ अगेन फ्रेंच। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हम करते हैं, जैसे कि नेवी में हम वरुण एक्सरसाइज करते हैं, एयरफोर्स में हम गरुड़ एक्सरसाइज करते हैं, शक्ति हम आर्मी में करते हैं, ठीक है ना। तो वरुण इन द नेवी, गरुड़ इन द एयरफोर्स एंड शक्ति इन द आर्मी। तो ये फ्रांस के साथ हमारे एक्सरसाइजेज हैं। फ्रांस एक विलिंग पार्टनर है इंडिया का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजिक डिफेंस इंडस्ट्रीज, इन सब में काफ़ी बड़ा रोल है फ्रांस का। इसके अलावा फ्रांस वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज, वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर डील साइन की थी, है ना। तो आप सबको पता है कि फ्रांस बीइंग अ परमानेंट 5 मेंबर, आप सबको पता है कि USA, UK, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, ये 5 कंट्रीज है जो UNSC के मेंबर है, परमानेंट 5 बोलते हैं इनको। तो फ्रांस वन ऑफ द फर्स्ट मेंबर्स था जिसने इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर डील की थी, ठीक है ना। एंड इसके अलावा जब पूरा वर्ल्ड हमको आइसोलेट कर चुका था 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, तो फ्रांस हमारा सपोर्ट कर रहा था, ठीक है ना। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज में भी फ्रांस हमारे साथ काफ़ी रहा है। चाहे तो आप इंटरनेशनल सोलार अलायंस याद होगा आपको, जब इंटरनेशनल सोलार अलायंस था तो वो इंडिया और फ्रांस के जॉइंट एफर्ट्स के कारण ही 2015 में लॉन्च हो पाया था। तो 2015 में इंटरनेशनल सोलार अलायंस भी इंडिया और फ्रांस के जॉइंट एफर्ट्स के कारण लॉन्च हुआ था। अब ऑथर ने कहा कि जो एरिया बचा हुआ है डीपेंड करने के लिए वो है मैरीटाइम कोऑपरेशन, है ना। ऑब्वियसली बात है, इंडो पैसिफिक का महत्व सब जानते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन का महत्व सब जानते हैं। ऐसे में फ्रांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इट कैन बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ फ्यूचर ब्लू नेवी स्ट्रैटेजी, जो हम चाहते हैं कि हम नेट सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं मैरीटाइम डोमेन में। तो नेट सर्विस प्रोवाइडर आप तभी बन पाएंगे जब आपके पास ऐसी कंट्रीज़ का सपोर्ट रहेगा। एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी को इन्हेंस करना है तो भी फ्रांस की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा रहेगी, और चाइना को काउंटर करना है तो भी फ्रांस की ज़रूरत हमको काफ़ी ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा ट्रेड में तो बढ़ातरी करनी है। क्लाइमेट चेंज हो गया एक एरिया हो गया, मैरीटाइम सिक्योरिटी का एरिया हो गया, डिफेंस टेक्नोलॉजी, साइंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे हम फ्रांस के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। लेट मी शो यू द मैप नाउ। मैं आपको मैप दिखा देता हूँ।
तो ये फ्रांस का जब आप मैप देखोगे तो पहले तो आपको कुछ बॉर्डरिंग कंट्रीज़ दिखेंगी, जैसे यहाँ पे आपको बेल्जियम दिखेगा, यहाँ पे आपको लग्जमबर्ग दिखेगा, ये आपको जर्मनी दिखेगा, ये आपको स्विट्ज़रलैंड दिखेगा, ठीक है ना। दीज आर द कंट्रीज़ जो कि आपको ईस्टर्न साइड पे दिख रही हैं। फिर आपको नीचे यहाँ पे इटली भी दिखेगा, यहाँ पे इटली यू कैन सी। नीचे फिर आपको यहाँ पे एंडोरा दिखेगा, यू कैन सी। यहाँ पे स्पेन आपको दिखेगा, स्पेन और फ्रांस के यहाँ पे बॉर्डर है। स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे ही आपको फिर यहाँ पे देखो पिरेनीज़ मिलेगा, पिरेनीज़ दिख रहा है ना, पिरेनीज़। इसके अलावा आपको यहाँ पे जूरा माउंटेन्स इन द फ्रांस, फेमस जूरा माउंटेन्स, फ्रांस से स्विट्जरलैंड जाते हैं पूरा, जूरा माउंटेन्स। एल्प्स का पार्ट आपको दिखेगा, मैसिव सेंट्रल आपको यहाँ पे फ्रांस में दिख रहा होगा, ठीक है ना। वाटर बॉडी की बात करें तो फ्रांस के ऊपर जस्ट फ्रांस और यूके के बीच, यानी यूके का जो लंदन वाला पार्ट है, ब्रिटेन वाला पार्ट है, और फ्रांस, उसके बीच आपको इंग्लिश चैनल आपको दिखेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश चैनल अगर कोई आपसे पूछे किसके बीच में है तो यूके और फ्रांस के बीच में है, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दैट अगेन पार्ट अटलांटिक ओशन, बे ऑफ बिस्के आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बे ऑफ बिस्के। और यहाँ पे देखो पिरेनीज है, और ये आपका दीज आर द थिंग्स। कुछ रिवर्स इंपॉर्टेंट यहाँ पे, लॉयर रिवर, LOIRE, लॉयर रिवर, लॉट रिवर भी आपको दिख रहा होगा, लॉट रिवर, लॉयर रिवर, दीज आर द थिंग्स, है ना। इसके अलावा नीचे आपको मेडिटेरेनियन सी के साथ भी ये फ्रांस का बॉर्डर दिखेगा। तो अगर आपसे पूछता है कि फ्रांस मेडिटेरेनियन सी को टच करता है कि नहीं, यस इट्स वेरी वेल टचेस दैट ऑल्सो, है ना। फिर ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, थोड़ा सा मैप आपको दिखाया मैंने। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है। तो लोकेटिंग चाइना इन द रशिया यूक्रेन वॉर, तो रशिया यूक्रेन वॉर में चाइना का क्या रोल है ये देख लेते हैं। देखो चाइना ने फॉर्मली स्टैंस तो अभी यही दिया है कि सारी कंट्रीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, सभी डिज़र्व करते हैं रिस्पेक्ट को, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इन सब की बात की है। लेकिन अभी रिसेंटली एक अमेरिका का थिंक टैंक है C4ADS, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे C4ADS क्या है तो ये अमेरिका का थिंक टैंक है। इसने भी रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने बताया कि चाइना जो है कोवर्टली, बहुत ही अंदर छुपे हुए तरीके से रशिया को इंस्टिगेट कर रहा है टू कीप हैविंग अ वॉर विद द यूक्रेनीज, है ना। यूक्रेन के साथ वॉर जो है इंस्टिगेट कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि चाइना बहुत सारी चीज़ें चाहता है। पहला तो चाइना को ये लग रहा है कि रशिया को अपने क्लोज रखना है ना, वेल सप्लाइड रखना है, क्योंकि रशिया जो है अगर वो उसका प्राइमर एलाई बन जाता है तो यूएस को काउंटर करने में, यूएस के डोमिनेंस को कम करने में रशिया काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है चाइना के लिए। दूसरा, चाइना को ये भी पता है कि अगर उसको कुछ लेवरेज चाहिए, थोड़ा बार्गेनिंग पावर चाहिए, तो रशिया को उसको अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तब तो वेस्ट कंट्रीज आकर के कहेंगे कि अच्छा ठीक है तुम युद्ध खत्म करवाओ तो हम आपको ये देंगे वो देंगे। तो वो लेवरेज लेने के लिए भी कहीं ना कहीं जो आपका चाइना है वो इन्वॉल्व है। तीसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि चाइना को मतलब आइसोलेट होता जा रहा है। अगर आप इंटरनेशनली देखें तो बड़ी पावर्स आइसोलेट कर रही हैं। ऐसे में रशिया एक बहुत बड़ी पावर है जो कि अगर उसके साथ रहती है तो उसका कहीं ना कहीं मोरल अप रहेगा। तो दैट इज़ अनदर रीज़न कि क्यों रशिया को चाइना नहीं छोड़ पा रहा है, क्यों इस तरीके से वॉर। हालांकि वो बहुत ओपनली नहीं कर सकता रशिया को सपोर्ट, क्योंकि यूक्रेन उसका बहुत बड़ा पार्टनर है। इनफैक्ट रशिया को रिप्लेस करके चाइना ने यूक्रेन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। तो इस तरीके से वो डायरेक्टली भी नहीं कर सकता, लेकिन इनडायरेक्टली वो ये सारी चीजें लेवरेज लेने के लिए कर रहा है। एंड चाइना का एफर्ट है टू इनकरेज रशिया इन अ लिमिटेड एंड कोवर्ट मैनर, लिमिटेड और कोवर्ट मैनर में उसको इंस्टिगेट कर रहा है विदाउट रेजिंग अलार्म्स, है ना, विदाउट रेजिंग अलार्म्स। ऐसा नहीं चाहता कि बहुत बिल्कुल ओपनली हो जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फॉर ब्रूज फीलिंग रूटेडनेस इन द वोट, अब ये ब्रू कम्युनिटी जो है इनके रिगार्डिंग बात चल रही है। तो ब्रूज आप सबको बता दूं मैं, ब्रू को ही रियांग कम्युनिटी बोलते हैं, रियांग कहा जाता है। अभी रिसेंटली ये त्रिपुरा और मिज़ोरम और असम में रह रहे हैं, त्रिपुरा, मिज़ोरम और असम में रह रहे हैं। हालांकि मिज़ोरम से इनका परसिक्यूशन शुरू हो गया था इन 1997 में मिज़ोरम में इनके साथ बहुत अट्रॉसिटीज़ की जा रही थी। तब ब्रूज जो है वो मामित, कोलासिब और लुंगली, ये डिस्ट्रिक्ट है मिज़ोरम के, यहाँ से बिल्कुल हट गए थे और त्रिपुरा में कुछ रिलीफ कैंप्स में आके रहना शुरू कर दिया था। 37,000 लगभग ब्रू थे जो चले गए थे। उनमें से 5,000 तो वापस मिज़ोरम रिटर्न कर गए, लेकिन 32,000 अभी भी रिपैट्रिएटेड स्टेज में है और नॉर्थ त्रिपुरा में कहीं यहाँ पर ये टिके हुए हैं। अब ऐसे में इनको अभी रिसेंटली ये भी डिसाइड किया जा रहा था कि दे हैव बीन रजिस्टर्ड टू वोट इन त्रिपुरा, है ना, उनको रजिस्ट्रेशन टू वोट इन त्रिपुरा दे दिया गया है। एंड अब बस लड़ाई वहाँ चल रही कि किसको क्रेडिट
क्रेडिट मिलना चाहिए ना, त्रिपुरा में वोट करने का उनको दे तो दिया गया है, लेकिन अब वही है कि क्रेडिट कौन लेगा, इसमें बीच में जंग छिड़ी हुई है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे देखते हैं, यूएस विल नॉट सैंक्शन इंडिया फॉर बाइंग रशियन ऑयल। अब अमेरिका की एक ऑफिशियल है, उन्होंने कहा कि ये गलत किया। रशिया एक ज़माने में 17th बिगेस्ट ऑयल सप्लायर था इंडिया का। रशिया 17th बिगेस्ट ऑयल सप्लायर था। नाउ रशिया इज द टॉप ऑयल सप्लायर फॉर इंडिया। 28% ऑयल अब इंडिया का रशिया से आता है, और पहले जहाँ पे यूक्रेन वॉर के पहले केवल 0.2% आता। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा हमने लिया उनसे। बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जो है वो जो अहमदाबाद और मुंबई के बीच में बनने वाला था, तो वो अभी क्या था, थाने क्रीक, क्या है, थाने क्रीक का एक मैनग्रूव रीजन है, वहाँ से पास होने वाला था, लेकिन अब उसको वहाँ से साइड करके निकाला जाएगा। इस कारण से 10,000 का थोड़ा 10,000 करोड़ का, 10,000 रुपये का नहीं, 10,000 करोड़ का ज़्यादा खर्चा यहाँ पे आएगा। तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के कारण महाराष्ट्र थाने क्रीक को बचाने के लिए, बाईपास करने के लिए लगभग इतना लगेगा। मैनग्रूव में आपको पता है जो ट्रीज होते हैं उनमें न्यूमैटोफोर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है। न्यूमैटोफोर्स होते हैं, मतलब कि इनकी ब्रीदिंग रूट्स होती हैं ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सैलिनिटी ज़्यादा रहती है वाटर में, और यहाँ पे इनको ब्रीद करने के लिए ब्रीदिंग रूट्स थोड़ा बाहर निकले हुए रहते हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं, अडानी स्टॉक स्लिड आफ्टर एमएससीआई सेज सम फर्म्स टू लूज फ्री फ्लोट स्टेटस। एमएससीआई क्या है? पहली बात तो ये एमएससीआई है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल क्या है? ये ग्लोबल स्टॉक इंडेक्स कंपाइलर है, लिख लीजिए, ग्लोबल स्टॉक इंडेक्स कंपाइलर है। मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल है। फ्री फ्लोट स्टेटस का मतलब क्या होता है? फ्री फ्लोट का मतलब होता है proportion of shares that can be bought publicly in share markets by international investors। publicly जब international से investors शेयर मार्केट्स में बाय कर सकते हैं, उसको फ्री फ्लोट स्टेटस बोलते हैं। तो आप कुछ शेयर्स अगर फ्री फ्लोट स्टेटस लूज कर देंगे, तो उसका मतलब है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स उसमें पैसा नहीं लगाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इस कारण से वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी, द वैल्यू विल डिक्रीज, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, द वैल्यू इज डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ दैट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑल दीज थिंग्स। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।